हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सेल बैरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लेसन नंबर 2 फाउंडेशन लेसन नंबर 2 के स्टडी कर रहे हैं। आज हम इस लेसन का लेक्चर नंबर 9 में स्टडी करेंगे विभिन्न प्रकार के उथली नींव डिफरेंट टाइप ऑफ साइलो फाउंडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा साइलो फाउंडेशन के अंतर्गत आता है खसकेदार या फिर फैलाव नींव स्प्रेड फाउंडेशन, और दूसरा आता है जालदार नींव ग्रिलेज फाउंडेशन, और तीसरा आता है संयुक्त फुटिंग नींव कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, और चौथा आता है सतत फुटिंग नींव काउंटिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन, और पांचवा होता है राफ्ट या फिर पटरा राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन, और छठा आता है पैड़ीदार या कदमचो वाली नींव स्टेप या फिर वेंचर फाउंडेशन। तो ये दोस्तों हमारी सैलो फाउंडेशन के प्रकार दिया गया है। तो ये खसकेदार या फिर फैलाव नींव स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, ये इसके बारे में हम पिछले वाले लेक्चर नंबर 7 लेक्चर नंबर 8 में स्टडी कर चुके हैं। तो दोस्तों ये वाला अब हम जालदार नींव या ग्रिलेज फाउंडेशन, इसके बाद जालदार नींव ग्रिलेज फाउंडेशन या फिर संयुक्त फुटिंग नींव कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, और सतत फुटिंग नींव कॉन्टिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन, राफ्ट या फिर पटरा राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन, और पैड़ीदार या कदमचो वाली नींव स्टेप्टर वेंचर फाउंडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों इसमें पहले वाले को छोड़ के खसकेदार या फैलाव नींव को छोड़ के ये सब दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा और छठवा ये सभी फाउंडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले किताब में 2-3 और फाउंडेशन दिया गया है, मगर वो किताब में दिया गया और बीटी बोर्ड में नहीं दिया गया है, तो उसको हम छोड़ते हैं। और ये जो हम ये स्टडी करा रहे हैं ये महत्वपूर्ण हुए हैं, और जो उसमें दिया है वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज इस लेक्चर का जालदार नींव या फिर ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अब हम दूसरा नंबर जालदार नींव ग्रिलेज फाउंडेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने टाइप ऑफ सैलो फाउंडेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने खसकेदार स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन के बारे में स्टडी कर चुके हैं। आज दूसरा नंबर जालदार नींव ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। जब मृदा की धारण क्षमता कम हो और जब अत्यधिक संकेंद्रित भार आ रहा हो और जल अथवा अन्य कारण से अधिक गहराई पर ले जाना उचित ना हो तो ग्रिलेज जालदार नींव अपनाई जाती है। दोस्तों जालदार नींव कब अपनाई जाती है? जब मृदा की धारण क्षमता कम होती है और अत्यधिक संकेंद्रित भार मतलब पॉइंट लोड, एक ही पॉइंट पे अत्यधिक भार आता है और या फिर अन्य कारण से जैसे जल है या अन्य कारण से अधिक गहराई पर ले जाना नींव उचित नहीं माना जाता है, तब हम वहां ग्रिलेज या फिर जालदार नींव अपनाई जाती है। यह नींव पायो, पिलर्स, स्तंभों, कॉलम, स्थाड़कों इत्यादि के लिए निर्मित की जाती है। रेलवे, ये देखिए उपयोग कहाँ कहाँ की जाती है। रेलवे स्टेशनों के यात्री साइड तथा मिलों की कैंचियों, ट्रसेस के स्तंभों के नीचे अधिकतर ग्रिलेज नींव डाली जाती है। तो दोस्तों हमने ग्रिलेज नींव कहाँ किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है और क्या कारण है कि इसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जाना। तो फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। जालदार नींव ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है? जब मृदा की धारण क्षमता कम हो और जब अत्यधिक संकेंद्रित भार आ रहा हो और जल अथवा अन्य कारण से अधिक गहराई पर ले जाना उचित ना हो तो ग्रिलेज जालदार नींव अपनाई जाती है। तो सीधा समझ लीजिए कि ग्रिलेज यानी जालदार नींव का उपयोग कहाँ किया जाता है? वहां उपयोग किया जाता है जहां हम अत्यधिक नीचे गहराई तक फाउंडेशन का निर्माण नहीं किया जाता है, तो वहां हम ग्रिलेज या फिर जालदार नींव का उपयोग करते हैं। देखिए ये कहाँ पाया जाता है? ये नींव में ये स्तंभों बनाने में भी किया जाता है, स्थाड़कों इत्यादि, और इसका उपयोग सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन की यात्री साइड जो छाया बनाई जाती है और मिलों की कैंचियों के स्तंभों के नीचे अधिकतर ग्रिलेज नींव का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये जालदार नींव ग्रिलेज फाउंडेशन क्या होता है समझ में आ गया। अब दोस्तों हम अगला फाउंडेशन सैलो फाउंडेशन के अंतर्गत अगला फाउंडेशन के बारे में स्टडी करेंगे।
दोस्तों अब हम अगला संयुक्त फुटिंग न्यू कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जब दो या दो से अधिक स्तंभों के लिए साझी नींव डाली जाती है तो इसे संयुक्त पाद नींव कहते हैं। जब पास पास स्थित स्तंभों की स्वतंत्र फुटिंग एक दूसरे से सटने लगती है तब सभी स्तंभों के लिए संयुक्त पाद नींव अपनाई जाती है। संयुक्त पाद नींव प्लान में आयताकार अथवा समलंबाकार होती है। सभी स्तंभों के भारों के गुरुत्व केंद्र तथा नींव का गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर स्थित हो, अतः इसके लिए अधिकतर समलंबाकार नींव उपयुक्त होती है। तो सबसे ज्यादा नींव कौन सी होती है? सबसे ज्यादा उपयुक्त समलंबाकार होती है। संयुक्त नींव अपनाई कब जाती है? जब दो या दो से अधिक स्तंभों के लिए साझी नींव डाली जाती है तो उसे हम संयुक्त फुटिंग कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन का उपयोग करते हैं। संयुक्त पाद नींव प्लान में आयताकार भी होता है तथा समलंबाकार भी होता है और इस सबसे ज्यादा उपयुक्त समलंबाकार नींव उपयुक्त होता है। फिर है सभी स्तंभों के भारों के गुरुत्व केंद्र तथा नींव का गुरुत्व केंद्र एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा पर हो, इसलिए हम समलंबाकार नींव उपयुक्त रहती है। तो दोस्तों संयुक्त फुटिंग नींव क्या होती है, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन क्या होती है, हमने बताया। तो उम्मीद करते हैं आपको संयुक्त फुटिंग फाउंडेशन नींव कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया हो। दोस्तों अब हम सैलो फाउंडेशन के अंतर्गत अगला जो फाउंडेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो अगला फाउंडेशन है हमारा सतत पाद नींव कॉन्टिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन। ये क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। जब एक सीध पर पड़ने वाले अनेक स्तंभों के लिए एकल पाद नींव बनाई जाए तो इसे सतत पाद नींव अथवा स्ट्रिप फाउंडेशन कहते हैं। जहां अवभूमि के असम नीचे धंसने की संभावना हो अथवा नींव में अवमृदा विभिन्न प्रकार की हो तो सतत पाद नींव अपनाई जाती है। क्या होता है दोस्तों, जहां धंसने की संभावना होती, जहां हम फाउंडेशन ऐसी मिट्टी होती है जहां धंसने लगती, तो उसमें क्या किया जाता है, एक फाउंडेशन तैयार की जाती है, फिर उसके बगल में एक फाउंडेशन तैयार किया, स्तंभ तैयार किया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। जोड़ के जब बनाया जाता है, सतत मतलब होता है लगातार, जब लगातार एक के बाद एक स्तंभ मिलाकर बनाया जाता है तो उसे हम सतत पाद नींव कॉन्टिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन कहते हैं। इसका आप फिगर देख सकते हैं। देखिए इसमें एक ये पिलर्स है, फिर एक ये पिलर्स है, फिर एक ये पिलर्स है, तो उसको जब हम सबसे जोड़ के बना दिए तो वही हमें सतत पाद नींव कॉन्टिन्यूअस फुटिंग फाउंडेशन कहलाता है। ये सेक्शन प्लान है, ये सेक्शन है, ये स्तंभ वाला देखिए ऊपर वाला है और ये फ्रंट से जो देखते हैं। जब फिर से देखते हैं, जब एक सीध रेखा पर पड़ने वाले, देखिए एक ही सीध रेखा में है और अनेक स्तंभ 1 2 3 तक दिया, इसमें और अनेक हो सकते हैं। स्तंभों के लिए एकल पाद नींव अपनाई जाती, एक ही मिला के जब बना दिया जाता है तो उसे सतत पाद नींव अथवा स्ट्रिप फाउंडेशन कहते हैं। जहां अवभूमि में आसम नीचे धंसने की संभावना हो तथा नींव में अवमृदा विभिन्न प्रकार की हो तो सतत पाद नींव अपनाई जाती है। तो ये था हमारा अगला सतत पाद नींव। अब हम अगला साइलो फाउंडेशन के अंतर्गत अगले वाले पढ़ेंगे पटरा या राफ्ट नींव। पटरा या फिर राफ्ट नींव क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों अगला है हमारा पटरा या राफ्ट नींव। राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन क्या होता है। पटरा या राफ्ट को निर्माण स्थल के पूरे क्षेत्र पर एक दृढ़ पटरा प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर संरचना की दीवारें व प्रस्तंभ उठाए जाते हैं। जब नींव मृदा की धारण क्षमता बहुत कम हो अथवा भूमि दलदली या भराई वाली हो और संरचना का भार पर्याप्त अधिक हो तो पटरा नींव अपनाया जाता है। पटरा नींव देखिए कब अपनाई जाती है, जब भूमि दलदली हो तथा भराई वाली हो तो पटरा राफ्ट नींव अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है, जो भूमि होती है उसके ऊपर हम एक पटरा बिछा देते हैं, तब फिर उसके ऊपर हम पिलर्स बना देते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जब जमीन धंसती है तो फिर फाउंडेशन नहीं धंसती है, पहले भार है उस पर पटरे पे जाएगा। तो ये देखिए इसका फिगर है, ये नीचे देखिए पटरा बनाया हुआ है, फिर उसके ऊपर स्तंभ बनाया हुआ है। इसका ऐसे देख लीजिए,
इसमें है धरन है, स्लैब है, कॉलम है, तो इस प्रकार भी होगा और इसका ये प्रकार ये बनाएगा। दो सेक्शन आपके सामने दिखाया गया है, ये देखिए दो सेक्शन आपको दिखाया गया है। इस प्रकार चित्र इसका बनाया जाता है। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। पटरा या राफ्ट, न्यू राफ्ट या फिर मैट फाउंडेशन क्या होता है। पटरा या राफ्ट को निर्माण स्थल के पूरे क्षेत्रफल पर एक दृढ़ पटरा पहले प्लेटफॉर्म बनाकर उसके ऊपर संरचना की दीवारें प्रस्तम उठाए जाते हैं। जब न्यू मृदा की धारण क्षमता बहुत कम हो अथवा भूमि दलदली अथवा भराई वाली हो तो संरचना का भार पर्याप्त अधिक हो, पटरा न्यू अपनाई जाती है। इसको सीधा सीधा समझते हैं। जहां भूमि हमारी दलदली हो अथवा भराई वाली हो, वहां हम पटरा बिछाकर फिर उसके ऊपर स्तंभ का निर्माण कर दिया जाता है। तो उसके द्वारा जो हमें फाउंडेशन तैयार बनाया जाता है उसे पटरा या राफ्ट न्यू कहते हैं। नाम से ही पता होता है कि पटरा या राफ्ट न्यू मतलब क्या होता है। पटरा का जब उपयोग करके न्यू बनाए जाते हैं उसे पटरा या राफ्ट न्यू कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पटरा या राफ्ट न्यू आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हमारा अगला सैलो फाउंडेशन के अंतर्गत है पैड़ीदार या फिर बेंच न्यू स्टेपेड या फिर बेंच्ड फाउंडेशन क्या होता है। पर्वतीय क्षेत्र में जहां की मृदा की धारण अच्छी नहीं होती एवं ढाल लिए होता है, उन जगहों पर लंबाई एवं गहराई में नींव खोदना कठिन होता है। इसका निर्माण खसकेदार नींव की तरह करते हैं। इसमें दीवार की दिशा में विभिन्न तलों पर रखा जाता है, जिससे सामने से देखने पर कदमचे की तरह दिखती है। इसका आप फिगर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये पर्वतीय क्षेत्र में इसका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, एक सीढ़ीदार बना दिया जाता है, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर फाउंडेशन, फिर उसके ऊपर, फिर उसको जोड़ दिया जाता है, एक ढाल द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे मजबूत हमें एक फाउंडेशन तैयार हो जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां मृदा की धारण अच्छी नहीं होती है, जहां मृदा की धारण अच्छी होती है, पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है, सॉलिड होता है मिट्टी, तो वहां की मृदा धारण क्षमता अधिक होती है एवं ढाल होता है। और उन जगहों पर लंबाई एवं गहराई में नींव खोदना कठिन होता है। आप लंबाई और गहराई में तो मान लीजिए खोद सकते हैं, मगर लंबाई में नहीं खोद सकते क्योंकि फिर आपको ऊबड़ या खाबड़ मिल जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, इसका निर्माण खसकेदार नींव की तरह ही करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर इसमें विभिन्न दिशा में तलों पर रखा जाता है, जिसे सामने से देखने पर कदमचे की तरह रखे जाते हैं। एक जोड़ दिया जाता है, देखिए फिगर की आप देख सकते हैं। पहले इसको ऐसे बनाएं, फिर इसको एक ढाल द्वारा बना दिए और फिर इसको जोड़ के एक फाउंडेशन तैयार कर दिए। तो इसमें क्या हुआ, जो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ था वो सब हट गए और हमारी फाउंडेशन एक अच्छी तैयार हो गई। तो दोस्तों पैड़ीदार या बेंच नींव क्या होते, स्टेपेड या फिर बेंच फाउंडेशन क्या होता है, आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों ये हमारा सैलो फाउंडेशन के टाइप कितने होते हैं इसके बारे में हमने आपको स्टडी करवाया। तो दोस्तों इस दो तीन और किताब में दिया मगर वो महत्वपूर्ण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको यही सैलो फाउंडेशन मेन टॉपिक आपको हमने बता दिया है। तो यही यह लेक्चर समाप्त होता है। यदि यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।